ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक पिता और बेटी के प्यार की। ये कहानी है किस्मत की। ये कहानी है नाइंसाफी और इंसाफ की। मिरेकल इन सेल नंबर 7। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजल है। वो एक इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर उसे केस की फाइल देता है और कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट में जाना है और ये केस इतना आसान नहीं होगा। एंजल यहाँ से निकलने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। वो एस्ट्रोलॉजर एंजल को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसे बचपन में देखा था, लेकिन एंजल उसे पहले से पहचानती है। और यहाँ काम खत्म होने के बाद वो जाती है एक चर्च में जहाँ पर एक पास्टर होता है और पास्टर एंजल को देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि सब के सब कोर्ट में जाते हैं जहाँ पर एंजल एक बहुत पुराना केस लड़ना चाहती है क्योंकि एंजल एक वकील है। एंजल की ऑपोजिट जो वकील होता है वो कहता है कि ये एक ट्रायल केस है। ट्रायल केस मतलब कि इस केस की सुनवाई पहले हो चुकी है, सजा हो चुकी है, लेकिन इसके लिए दोबारा अपील की गई है। और ये ट्रायल केस होता है एक आदमी के ऊपर जिसका नाम ली होता है। ली के ऊपर इल्जाम होता है कि उसने छोटी बच्ची को मॉलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। वकील कहते हैं कि इस केस में सब कुछ पहले साबित हो चुका है और कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था बिल्कुल सही था, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना। एंजल कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने अभी जितनी बातें की वो उन्होंने पुराने सबूतों को, पुराने डेटा को देख कर गई, लेकिन उन्हें जरूरी है कि वो उस सिचुएशन को, उस घटना को दोबारा से अच्छे से देखे। प्रोसिक्यूटर बोलता है क्या तो उस वक्त वहाँ पर थी? एंजल कहती है कि हाँ, मैं इस पूरे केस के दौरान वहाँ पर थी। और वो जज से कहती है कि अब मैं जो भी आपको कहूंगी उसका एक एक शब्द सच होगा। और यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि 6 साल की छोटी बच्ची होती है। इस बच्ची का नाम एंजल है और ये वही एंजल है जो आज कोर्ट में एक ली नाम के इंसान के लिए केस लड़ रही है। और ली और कोई नहीं बल्कि एंजल की पिता है। फ्लैशबैक में 6 साल की एंजल के साथ उसके पिता ली को दिखाया जाता है। ली दिमागी तौर पर पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता, उनका दिमाग बच्चों की तरह होता है, लेकिन ली अपनी बेटी एंजल से बहुत प्यार करता है और एंजल भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। ये दोनों एक शोरूम के बाहर एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं और इसी शोरूम में एक सेलर मून बैग भी होता है और ये सेलर मून बैग एंजल को बहुत पसंद होता है। उसके डैड बोलते हैं कि कल उन्हें सैलरी मिलेगी और तब ये बैग वो अपनी बेटी को दिला देंगे। और तभी वो देखते हैं कि वो बैग कोई खरीद लेता है। ली अपनी बेटी के साथ शोरूम के अंदर जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि बैग मैं और मेरी बेटी खरीदना चाहते हैं। हम रोज एक दिन में 2 बार इस बैग को देखते हैं, आप इस बैग को ना खरीदें। और वो उस बच्ची को जिसने ये बैग खरीदा है उसको मनाने की, उसके गालों पर हाथ भी लगाने की कोशिश करता है। और तभी वो आदमी जिसकी वो बेटी होती है वो ली को मारना शुरू कर देता है। दरअसल ये कमिश्नर है और वो ली को उसकी छोटी सी बेटी एंजल के सामने बहुत मारता है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और ली रात को अपनी बेटी को कहता है कि वो बैग वो उसे जरूर दिलाएगा। ली एक पार्किंग में काम करता और अगले दिन जब उसे सैलरी मिलती है तो वहाँ पर वही कमिश्नर की बेटी आती है जिसके पिता ने एक दिन पहले ली को मारा था और वो उसे अपना सेलर मून बैग दिखाती है और ली से कहती है कि मुझे पता है कि एक और दुकान है जहाँ पर ऐसा ही बैग मिलता है। ली इस बात से खुश हो जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और ली उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि वो बच्ची सड़क पर लेटी हुई है, सामने एक पत्थर होता है और उस बच्ची के सिर पर चोट का निशान होता है। ली उसकी पेंट को ढीला करता है और उसके मुंह में हवा भरने की कोशिश करता है और ये सब कुछ दूर से एक औरत देख लेती है। ली उस औरत से कहते है कि हेल्प, लेकिन वो औरत वहाँ से चिल्लाकर डर कर भाग जाती है और अब पुलिस ली को पकड़ लेती है और उस पे इल्जाम होता है कि उसने उस छोटी बच्ची को रेप करके मार दिया। ली को कुछ समझ नहीं आता, ना ही वो लोगों को ज्यादा कुछ बता पा रहा होता है क्योंकि ली अच्छे से बोल भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल घर पर उसको इंतजार कर रही होती है और जब ली घर पर नहीं आता तो वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो काम करता है और वो रास्ते में देखती है कि बहुत भीड़ होती है और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर ली होता है। दरअसल ली से पूरा एक्ट करने के लिए कहा जाता है कि क्या हुआ था। वहाँ पर एक बच्ची का पुतला रखा जाता है। ली कहता है कि वो पुतला इस तरह से गिर गया था। दरअसल वो सब कुछ इशारों में बता रहा होता है। इसके बाद मैंने उसके गानों को थपथपाया, लेकिन जब वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने से उसके मुंह के अंदर हवा डालने की कोशिश की और उसकी पेन को भी लूज कर दिया ताकि उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो।
पुलिस वाले से पूछते कि तुमने अपनी पैंट उतारी? ली कहता है कि नहीं, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले कहते कि तुम जल्दी सच बताओगे तो तुम अपनी बेटी से मिल सकोगे, क्योंकि ली बार बार अपनी बेटी से मिलने के लिए कह रहा होता है और उसकी बेटी दूर से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन भीड़ यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने डैड तक पहुँच नहीं सकती। ली एक बार फिर से अपनी पैंट को लूज करके बताता है कि मैंने इस तरह से उसकी पैंट लूज की थी, और पुलिस वाले देखने के बाद इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि ली ने भी अपनी पैंट उतारी थी, यानी कि उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसे मार दिया। और अब ली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल में जेना को पता चलता है कि ली ने एक बच्ची का किडनैप किया, उसका रेप करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मार दिया, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो ली को कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर एक टेलीफोन होता है और जब ली उसे देखता है तो वो उसकी तरफ जाकर फोन उठा लेता है। दरअसल वो अपनी बेटी को कॉल करना चाहता है, और ये देखने के बाद जेलर ली को बहुत मारता है। इसके बाद ली को एक सेल में भेजा जाता है। यहाँ पर पहले से 5 कैदी होते हैं। ली के पास उसकी वो फाइल होती है जिस पर उसके सारे गुनाह लिखे होते हैं, और जब वो कैदी ली के गुनाह पढ़ते कि इसने एक बच्ची को किडनैप किया, उसे सेक्सुअली असोल्ट किया और बाद में उसका खून कर दिया, तो ये 5 कैदी ली को तौले के अंदर बंद करके जमीन पर लिटाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ली को दरअसल अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने किया क्या है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल को अब एक ऑर्फनेज भेज दिया जाता है, क्योंकि ली के अलावा उसका और कोई भी नहीं है। ये ऑर्फनेज उन बच्चों का होता है जिनके पेरेंट्स जेल में है, और ये अक्सर जेल पे प्रोग्राम करने के लिए भी आते हैं। वहीं अब जेल में ये दिखाया जाता है कि ली जिस सेल में होता है जहाँ पर 5 कैदी हैं, और इन 5 लीडर होता है जिसका नाम जेंगो है, उसे जेल में एक दूसरा कैदी मारना चाहता है। उसके पास एक शार्प पेन है और वो उस पेन से जेंगो को जख्मी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूर से ही ली देख लेता है। इससे पहले कि वो जेंगो को जख्मी करता, ली उसके आगे आ जाते हैं और ली खुद जख्मी हो जाता है, और इस बात से जेंगो ली से बहुत प्रभावित हो जाता है। और जब भी वापस अपने सेल में आती है तो जेंगो और उसके 4 साथी ली से उसकी कहानी पूछती और वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है, और उन्हें भी अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ली बेगुनाह है। वो उससे पूछते कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ली कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। और जब जेल में मिनिस्टर आता है तो वहाँ पर ली की बेटी भी प्रोग्राम करने के लिए उनके साथ आती है, और ये 5 कैदी उसकी बेटी को एक पेटी के अंदर बंद करके अपने सेल में ले आते हैं जहाँ पर ली पहले से होता है। और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसकी बेटी ली को बहुत मारती है। वो कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम वापस क्यों नहीं आए। ली कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे फंस चुका था। और ली और उसकी बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती। ली की बेटी एंजल ली से पूछती क्या आप बुरे इंसान हो। ली कहते कि नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। और तभी वहाँ पर एक कैदी बोलता है कि ये एक स्कूल है। ली अपनी बेटी से सच कह देता है। वो कहता है कि ये एक जेल है और यहाँ पर ये 5 लोग ये सब के सब बुरे हैं, इन्होंने गलत काम किया। और जब 5 लोग ये सुनते हैं तो हैरानी से ली का चेहरा देखते हैं। दरअसल ली बहुत ही इनोसेंट होता है, वो अपनी बेटी से कभी भी झूठ नहीं बोलता। और अब ये 5 कैदी बोलते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ के सभी बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एंजल यहाँ से नहीं जाना चाहती और वो कहती मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और ली भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन ली को सब समझाते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो स्कूल नहीं जा पाएगी, दूसरे बच्चों की तरह नहीं पढ़ पाएगी। और इसीलिए अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें जाना हो। और इन्हीं 5 कैदी में से अब एक कैदी ली की बेटी को वापस छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुँचता है तब तक वो देखता है कि सारे बच्चे बस में बैठकर यहाँ से जा चुके होते हैं। और मजबूरी में उसे ली की बेटी एंजल को वापस उसी सेल में लेकर आना पड़ता है जिस सेल का नंबर 7 है। और ली अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गार्ड भी आता है, लेकिन जैसी गार्ड आता है वो ली की बेटी को छुपा देती है और ली की बेटी अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है। ली और वो दोनों यहाँ पर साथ में खाना खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और एक रात को सोने से पहले ली की बेटी ली से कहती है कि आई एम सॉरी डैड, ये सब कुछ उस सेलर मून बैग की वजह से हुआ, वो बैग मुझे नहीं चाहिए। ली कहता है कि जैसी मैं यहाँ से निकलूंगा मैं तुम्हारे लिए जरूर वो सेलर मून बैग लेकर आऊंगा। ली की बेटी एंजल ली से कहती है जब भी आप जज के सामने जाओगे तो वहाँ पर साफ साफ सब कुछ उन्हें बता देना कि क्या हुआ था। दरअसल ली को बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसकी बेटी बोलती है कि जब भी आप जज के सामने बोलोगे तो एक ही शब्द अच्छी से बताना,
ली कहते कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। अब यहाँ सेल में जितने भी लोग होते वो धीरे धीरे करके एंजल से जुड़ जाते, वो उसके साथ गाने गाते हैं, उसके साथ नाचते। और एक दिन इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बार फिर से मिनिस्टर आया है। दरअसल इनमें से एक उन्हें बताता है और ये बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी से बचते बचाते एंजल को छुपाकर उस ऑडिटोरियम तक पहुँचते। और जब भी वहाँ पर पहुँचते तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मिनिस्टर नहीं आया होता, बल्कि वहाँ पर बुद्धिस्ट होते हैं। और इसीलिए इन्हें एंजल को सेल नंबर 7 में वापस लेकर आना पड़ता है। और इनमें से जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जेल में मिनिस्टर आया है, उसे जैन को बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की था। अगर पुलिस को पता चल गया कि इन्होंने अपने सेट में किसी लड़की को बच्ची को छुपाया है, तो हो सकता है इन सब की 2-2 साल की सजा बढ़ जाए। वही दूसरी तरफ वार्डन उस दिन की फोटोज दिख रहा होता है जिस दिन मिनिस्टर आया था, और वो देखता है कि एक जगह पर 3 बच्चे खड़े होते हैं, और दूसरी फोटो में वो देखता है कि वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 है। और उसे शक होता है कि वो बच्ची सेल नंबर 7 में है, क्योंकि कुछ फोटोज में सेल नंबर 7 के कैदी भी होते हैं। इसीलिए वार्डन को पूरी तरह से शक, और वो सेल नंबर 7 में जाता है, जहाँ पर उसे वो बच्ची मिल जाती है। और उसे पता चलता है कि बच्ची ली की है, और ली को वो बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो ली से पहले नफरत करता है। वो ली से कहता है कि जब तुमने दूसरी बच्ची के रेप करने की कोशिश की, उसकी जान लेने, तब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया। और वो ली के हाथ पैर बांधकर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, यानी कि अकेले सेल में डाल देते हैं। यहीं पर जेल में दिखाया जाता है कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरी जेल में आग लगा देता है। और जब वार्डन उसे कंट्रोल करने के लिए जाते तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाते, वो फंस जाते हैं। यहाँ से सभी कैदियों को बाहर निकाल रहे होते हैं, और जब ली ये देखता है कि वार्डन अंदर फंस चुके हैं, बाहर आग लगी है, तो वो सबसे मदद के लिए बोलते हैं, लेकिन सब कैदी यहाँ से भागना चाहते हैं। और इसके बाद ली अपनी जान पर खेलकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वार्डन बेहोश होते हैं। और जब वार्डन को हॉस्पिटल में होश आता है, तो उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम्हें वक्त पर वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद तुम्हारी जान नहीं बचती। वार्डन कहते हैं कि मुझे किसने निकाला। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उस कैदी ने जो अच्छे से बोल नहीं पाता, और तुम्हें बचाते वक्त वो खुद भी काफी जल चुका है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसने किसी भी बच्ची का किडनैप नहीं किया, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। और जब डॉक्टर वार्डन को उस कैदी को दिखाते जो उन्हीं के वार्ड में होता है, तो वार्डन देखता है कि वो नहीं होता है। और अब वार्डन को भी कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन है कि ली ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया जिस गुनाह के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है। क्योंकि जिस इंसान के दिल में इतनी इंसानियत होती है कि अपने जान पर खेलकर दूसरों को बचाए, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वही दूसरी तरफ एंजल को दिखाया जाता है, जो हमेशा बहुत परेशान रहती है, और उसकी टीचर उसके लिए बहुत कंसर्न होती है। और जब वो अपनी टीचर के पास जाती है तो उसकी टीचर उससे पूछती क्या तुम बीमार हो। एंजल इस बात का कोई जवाब नहीं देती। उसकी टीचर बोलते तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ। एंजल बोलती क्या आप मेरे साथ मेरे घर का होम काउंसलिंग के लिए चल सकती है। उसकी टीचर कहती कि हाँ मैं चल सकती हूँ। एंजल पूछती क्या आपके पास आईडी है। उसकी टीचर कहती कि हाँ। हालांकि उसकी टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो एंजल के साथ चल देती है। और अगले पल एंजल अपनी टीचर को जेल के बाहर ले जाती है। उसकी टीचर बड़ी हैरानी से देखती है, लेकिन वो फिर भी एंजल को अंदर ले जाती है। और अब एंजल की डैड ली को बुलाया जाता है, और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। एंजल भी अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड उस बटन को ऑफ कर देता है, जिससे वॉइस इस तरफ से शीशे के उस तरफ जाती है। ये दोनों चिल्ला चिल्ला की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ना ली उसकी बेटे की बात सुन सकता है, ना ली की बेटी उसकी बात सुन सकती है। ली बहुत कोशिश करता है कि वो अपने बेटे से बात करे, लेकिन गार्ड उसे यहाँ से ले जाता है और एंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही ये सब कुछ वार्डन देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसके कुछ दिनों बाद एंजल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो अपने डैड को बहुत मिस करती है और वहाँ पे वार्डन उससे मिलने के लिए जाता है। एंजल उन्हें कहते हैं क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात का वार्डन कोई भी जवाब नहीं देती और वो वापस जेल में आकर अपने 2 गार्ड से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और अगली पल ये दिखाया जाता है कि उन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स लेकर जाता है और उस बॉक्स के अंदर एंजल होती है। एंजल अपनी डैड को देखकर बहुत खुश होती है और ली भी अब बहुत खुश हो जाता है।
ली समझ जाता है कि ये सब वार्डन ने किया। वार्डन को इसके लिए शुक्रिया भी कहता है। साथ ही साथ वार्डन अब एंजल का स्कूल में एडमिशन भी करवा देता है और वो हर रोज अपने डैड से मिलने के लिए सेल नंबर 7 में जाते रहे। और यहाँ पर जो और कैदी होते हैं, एंजल उनमें से एक को जिसका नाम टैंगो होता है, जो इन सब का बॉस है, उसे पढ़ना भी सिखाती है। और एक दिन वो अपने साथ एक मोबाइल भी लेकर जाती है, क्योंकि एक कैदी होता है जिसकी बेटी हुई होती है और उसने ना तो अपनी बेटी को आज तक देखा है और ना ही कभी उससे बात की है, क्योंकि उसकी जेल आने के बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ था। और एंजल की वजह से वो अपनी पत्नी से बात कर पाता है और साथ ही साथ अपनी बेटी की पहली बार आवाज सुन पाता है। और वो एंजल को अपने गले लगाकर बहुत रोता है। वही अब ली का कोर्ट में ट्रायल होने वाला है, यानी कि कोर्ट में उसकी पेशी है और जज के सामने उसे अपनी गवाही देनी होगी। और यहाँ पर वो सबको बताता है कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस दिन जब वो कमिश्नर की छोटी सी बेटी के पीछे जा रहा था तो तभी वो गिर जाता है और इससे पहले कि वो उठता, आगे उसे किसी और के गिरने की आवाज आती है और ये कमिश्नर की बेटी होती है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई होती है। और इसमें ली का कोई भी हाथ नहीं होता। ली उसकी पैन ढीली इसलिए करता है ताकि उसको ऑक्सीजन सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ वो उसके मुंह में सांस इसलिए भरता है क्योंकि उसे जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पे CPR देना सिखाया था। वो दरअसल उस बच्ची को CPR दे रहा था ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन जब ये उस औरत ने देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये आदमी इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम कर रहा है और इसी वजह से उसने पुलिस को एक गवाही भी दी होती है। और पुलिस ने भी ली का अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिया होता, जिस वजह से वो इस केस में पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन सेल नंबर 7 में जितनी भी कैदी होती वो ये पता करना चाहते कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई। और ये एक तरह का रोल प्ले करते हैं जिसमें इनका एक साथी गिरता है क्योंकि उस बच्ची के सिर के पीछे और सिर के ऊपर चोट आई थी और साथ ही वहाँ पर एक ईंट थी जिससे उस बच्ची के सिर पर चोट लगी थी। और सबसे पहले ने पता लगता है कि उस दिन ली और वो बच्ची इसलिए गिरी थी क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और सड़क पर बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से इनका पैर फिसला और ये दोनों की दोनों एक एक करके गिरे। और जब बच्ची गिरती है तो वो संभालने के लिए एक रस्सी पकड़ती है, लेकिन उस रस्सी में ऊपर एक ईंट बंधी होती है जो सीधा उसके सिर पर आकर लगती है। और यही वजह होती है कि उसके सिर पर ईंट के घाव का निशान होता है। और अब सबको समझ में आ गया है कि उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई थी और इसमें ली का कोई भी हाथ नहीं है। और अब यहाँ पर ली के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब सवालों की एक लिस्ट बनाते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो कोर्ट में उससे पूछे जाएंगे और वो इसके सही और सच्चे जवाब ली को याद करवा देते और ली भी सारे जवाबों को अच्छे से याद कर लेते। वही वार्डन कमिश्नर के पास जाता है, वो चाहता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो, लेकिन कमिश्नर मना कर देता। वो नहीं चाहता कि ली किसी भी हालत में जेल से आए, वो चाहता है कि उसको सजा मिले। वो ली से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसी की बेटी के मर्डर का आरोप ली के ऊपर होता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन कोर्ट में ली को पेश होना है। वार्डन उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे हौसला देता है कि तुम्हें सारे सवालों के सही सही और सच्चे जवाब देने। और अब कोर्ट की पेशी से पहले ली के पास उसका वकील आता है, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट नहीं लेता, बल्कि वो कहता है कि कमिश्नर बहुत पावरफुल है और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दरअसल कहीं ना कहीं वो उसे डराता है, जबकि वो खुद ली का वकील है। और इसके बाद कमिश्नर खुद ली के पास आता है, वो ली को बहुत मारता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने ये नहीं कहा कि सब कुछ मैंने किया तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूँगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। इस बात से ली बहुत घबरा जाता है और जब कोर्ट में उससे सवाल पूछे जाते तो ली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने कमिश्नर की बेटी का खून किया। इस बात से कोर्ट में सब शॉक हो जाते हैं और वार्डन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे और वक्त की जरूरत है। लेकिन जज अपना फैसला सुना देते, वो ली को सजाए मौत देते। ली सबसे माफी मांग। वहाँ पर ली की बेटी एंजल भी होती है और उसे भी अपने पिता के स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है, उसे बहुत रोना आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ली ने अपनी स्टेटमेंट क्यों चेंज की। ली को वापस जेल में ले आया जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने आती है और वो अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है कि आप गलत इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक अच्छे इंसान हो
ली की बेटी अपने डैड को अपनी आंसर शीट भी दिखाती है जहाँ पर उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले होते और वो उसे ये भी बताते कि वो पियानो बजाना भी सीख रही है। दरअसल वार्डन अब ली की बेटी एंजल को अपने घर पर रखता है और वो उसका पूरा ध्यान रखता है और एंजल भी वार्डन से अब क्लोज है। यहाँ पर ली की जो साथी होती है उन्हें पता है कि ली के साथ जो भी हो रहा है वो जस्टिस नहीं है, क्योंकि जिस गुनाह के लिए उसे फांसी दी जा रही होती है वो कभी ली ने किया ही नहीं और साथ ही साथ उसे वक्त से पहले फांसी दी जा रही होती है, क्योंकि कमिश्नर एक पावरफुल इंसान है और ये करवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर ली के जितने भी साथी होते हैं वो ये तय करते हैं कि वो ली को किसी भी तरह से जेल से निकालेंगे। दरअसल इस जेल में फुटबॉल्स बनती है और कैदी ये सारी फुटबॉल्स बनाते हैं और यहाँ पर ली के सभी साथी मिलकर एक बहुत बड़ा बलून बनाते हैं और 23 दिसंबर को जिस दिन ली को फांसी दी जानी है उस दिन यहाँ जेल में एक प्रोग्राम भी होता है जहाँ पर ली की बेटी भी आएगी और साथ ही साथ आज ही ली की बेटी का बर्थडे है। वो ये डिसाइड करते हैं कि इस दिन वो ली को इस जेल से निकाल देंगे और जो प्रोग्राम हो रहा होता है प्रोग्राम के दौरान वो किसी तरह से ली की बेटी को और ली को उस हॉट बैलून के अंदर बिठा देते हैं और इसके बाद वो रस्सी को खोल देते हैं। बलून उड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश में ये साफ नजर आता है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो उन्हें रोके, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो ली को और उसकी बेटी को यहाँ से जाने दें। और बलून अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ना शुरू होता है, लेकिन इससे पहले कि वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच पाता बलून की जो रस्सी होती है वो जेल की दीवार के ऊपर जो कटीली तार लगी होती है उस पर अटक जाती है, जिस वजह से बलून वही हवा में अटक जाता है। ली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि उसके भागने का ये प्लान है। वो अपनी बेटी के साथ उस बलून पर खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि इस दिन को कभी मत खोलना और ना ही अपने डैड को। नीचे सभी कैदी सभी गार्ड्स इस बात से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यहाँ से ली नहीं भाग पाया और ली को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। उसकी बेटी भी सेल में उसके साथ होती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ली की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते। वो सब ली की बेटी को गिफ्ट्स देते और ली भी अपनी बेटी को एक बॉक्स देता है और जब ली की बेटी एंजल उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सेलर मून बैग होता है, वही बैग जिसकी वजह से आज ली इस जेल में है, जिस बैग के लिए उसने अपनी बेटी को वादा किया था। एंजल को सेलर मून बैग को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने डैड को झुककर थैंक्स कहती है। ली अपनी बेटी को कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए और इसके बाद ली अपनी बेटी को गले लगा लेती और यहाँ पर जितने भी और कैदी होते वो सब के सब रोना शुरू कर देते क्योंकि उन्हें पता है कि ली का आज इस दुनिया में आखिरी दिन है, उसे फांसी होने वाली है। हालांकि ली को इस बारे में नहीं पता था और वो सब के सब ली के टी शर्ट पर एक एक मैसेज लिखते हैं। इसके बाद ली अपनी बेटी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और गेट पर पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। उसकी बेटी अपने डैड को मैरी क्रिसमस कहती है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो भी अपनी बेटी को मैरी क्रिसमस कहता है। और तभी एक गार्ड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और जब गार्ड के साथ जाने लगता है तो उसकी बेटी उसे देख रही होती है और तभी ली अपनी बेटी को फनी डांस करके दिखाता है जो ली और उसकी बेटी एक साथ करते हैं। ली की बेटी भी वैसे ही करती है और इसके बाद गार्ड उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन वो उसकी सेल की तरफ नहीं ले जाता बल्कि वो उसे उस तरफ ले जा रहा होता है जहाँ पर उसे फांसी दी जानी है। और ली समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन। वो भागता हुआ अपनी बेटी के पास आता है, उसे अपने गले से लगा लेता है और वो यहाँ पर सबसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी बचा लो और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो अपने बेटी से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी बेटी उसकी दुनिया है और उसकी बेटी के लिए उसके डैडी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं, जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, वो सबकी आंखों में आंसू होते हैं ये जानने के बाद भी कि ली निर्दोष है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता और ली को वहाँ से ले जाया जाता है। ली की बेटी वहीं पर रोती रह जाती है और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ली की बेटी एंजल ये सारी कहानी उन जजेस को सुना रही है जिनकी आगे उसके डैड का केस एक बार फिर से उसने दोबारा से रीओपन करवाया। हालांकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं,
लेकिन वो अपने डैड के माथे से इस झूठे आरोप को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। और यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो पास्टर होता है और जो बाकी के लोग होते हैं, ये वही बिजनेस होते हैं जो कभी ली के साथ उसकी सेल में थी। अब ये सब के सब रिहा हो चुके हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। और यहाँ पे वार्डन भी होता है जो कि अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है। और इन सब की गवाही से ये साबित हो जाता है कि ली निर्दोष, उसके केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल नहीं था। उसके केस में और भी जांच होनी चाहिए थी और मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं भी साबित नहीं हुआ था कि उस बच्ची को ली ने या किसी ने भी सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था। और ना ही ये साबित हो पाया कि ली ने उस बच्ची का मर्डर किया था। इसीलिए सीनियर जज फैसला सुनाते हैं कि ली बेगुनाह था, उसने कोई जुर्म नहीं किया था। और कोर्ट के इस फैसले से वो सभी लोग जो ली के साथ उसके सेल में थे सब बहुत खुश हो जाते हैं और वार्डन को भी खुशी होती है। दरअसल वार्डन ने ली की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था और उसी ने उसे वकील बनाया था। और एंजल वकील सिर्फ इसीलिए बनी होती है ताकि एक दिन वो अपने डैड को इंसाफ दिला सके। और आज उसने अपना वो काम कर दिया। इसके बाद लिक की बेटी उस दीवार के पास जाती है जहाँ पर वो 23 दिसंबर के दिन, जिस दिन एंजल का बर्थडे होता है, वो अपने डैड ली के साथ यहाँ पर एक बलून में अटक गई थी और वो ऊपर से सबको हाथ हिला रही थी। और एंजल को एक बार फिर से वही दृश्य दिखता है जहाँ पर वो अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में देखती है और उसके डैड वहाँ पर उसके साथ होते हैं। लेकिन उसकी कल्पनाओं में इस बार ये बलून यहाँ से दूर आकाश की गहराइयों में कहीं उड़ जाता और एंजल नीचे से अपने डैड को बाय कहती। तो ये थी पूरी कहानी मिरेकल इन सेल नंबर 7 की। ये वो कहानी, वो फिल्म थी जिसने थिएटर में बैठे हर एक इंसान की आंखों को नम कर दिया था। ये एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन मूवी है जो रिलीज हुई थी सन 2008 में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.10। इस फिल्म को कई अवार्ड्स के साथ नवाजा गया और कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट कोरियन मूवीज में से एक मूवी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।